हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो सच्ची बहुत ही मजेदार है। ऐसी मूवी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत में हमें एक किलर दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यून-वुक है। ह्यून-वुक एक आदमी का मर्डर कर देता है और उसकी बॉडी को अपनी कार की डिग्गी में छुपा देता है। बाद में ह्यून-वुक सारे सबूत भी मिटा देता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से कोई आदमी आकर विक्टिम का लगेज ले जाता है। इस सीन के कट होने के बाद हमें मूवी का दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जायसंग है। जायसंग ने अपनी सारी फैमिली फोटोज को जला दिया था और खुद सुसाइड करने वाला था, पर उसकी लैंडलॉर्ड आकर उसे बाहर से आवाजें देने लगती है कि जायसंग, तुम भूखे हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाई हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे। जायसंग नूडल्स का नाम सुनते ही जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देता है, तो लैंडलॉर्ड कहती है कि मुझे पता था कि तुम नूडल्स का नाम सुनते ही दौड़े दौड़े चले आओगे, तो अब मुझे बताओ कि तुम मेरा रेंट कब पे कर रहे हो। और रूम को गंदा देकर वो उस पर बहुत गुस्सा भी करती है। जायसंग जबरदस्ती दरवाजा बंद कर देता है और फिर से वापस आ जाता है, पर वो सुसाइड नहीं कर पाता। अब ह्यून-वुक अपनी गाड़ी लेकर एक पब्लिक बाथ आ जाता है जहाँ पर उसे जायसंग मिलता है, जो ह्यून-वुक की महंगी वॉच को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया था। पब्लिक बाथ में ह्यून-वुक एक साबुन से स्लिप होकर बेहोश हो जाता है और उसके लॉकर की चाबी जायसंग के पास पहुंच जाती है। जायसंग ह्यून-वुक के पास आकर उसकी चाबी उसे वापस करने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक बात आती है कि शायद ये आदमी बहुत अमीर है, तो वो ह्यून-वुक की चाबी अपने पास रख लेता है और अपने लॉकर की चाबी ह्यून-वुक के पास रख देता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो अपनी एम्बुलेंस में ह्यून-वुक को हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद जायसंग ह्यून-वुक का लॉकर खोलता है जिसमें ह्यून-वुक का सारा सामान था। जायसंग अपने आप से कहता है कि बस एक आखिरी दिन में ऐश और आराम से जी लेता हूँ। जायसंग ह्यून-वुक के कपड़े पहनकर और उसका बाकी सामान लेकर पब्लिक बाथ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही सामने उसे अपनी लैंडलॉर्ड दिखती है, जो जायसंग को देखकर बहुत हैरान हो गई थी क्योंकि अचानक से वो बहुत डैशिंग दिख रहा था। जायसंग ह्यून-वुक के वॉलेट से पैसे निकालकर अपनी लैंडलॉर्ड को एज ए रेंट पे कर देता है, और वो भी एक्स्ट्रा रेंट के साथ। और ह्यून-वुक की गाड़ी में बैठकर वहाँ से उन सभी लोगों के पास जाता है जिससे उसने पैसे उधार ले रखे थे। कार में बैठे ही जायसंग अपने आप से कहता है कि ये गलत है क्योंकि ये सब किसी और का है और इससे मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती, इसलिए मुझे ये सब वापस कर देना चाहिए। जायसंग हॉस्पिटल जाता है ह्यून-वुक का सारा सामान उसे वापस करने। जायसंग चुपके से ह्यून-वुक का सामान उसके पास रख देता है और अपना सामान उठाने ही वाला होता है कि ह्यून-वुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा नाम जायसंग है और सब मुझे इसी नाम से बुला रहे हैं, पर मुझे कुछ याद नहीं है। दरअसल ह्यून-वुक के सर पर चोट लगने से वो सब कुछ भूल चुका था। ह्यून-वुक जायसंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जायसंग मना कर देता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने आया था, और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि ह्यून-वुक उसे कहता है कि तुम अपना सामान भूल गए हो। तो जायसंग फिर से ह्यून-वुक का सारा सामान वापस ले जाता है। ह्यून-वुक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपना बिल पे करने रिसेप्शन पर आता है, पर उसके वॉलेट में बहुत ही कम पैसे थे क्योंकि वो वॉलेट जायसंग का था। वहाँ पर वही लड़की आती है जो ह्यून-वुक को अपनी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आई थी। इस लड़की का नाम रीना है। रीना ह्यून-वुक को बताती है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई, पर ह्यून-वुक को तो कुछ भी याद नहीं था। तो रिसेप्शनिस्ट रीना को बताती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ह्यून-वुक को अपना बिल पे करने के लिए कहती है, पर ह्यून-वुक के पास तो पैसे ही नहीं थे। तो वो रीना से कहता है कि प्लीज तुम मेरा बिल पे कर दो और मैं तुम्हें घर जाकर पैसे पे कर दूंगा, और वो रीना को अपना एड्रेस भी दिखाता है। रीना बिल पे करने के लिए मान जाती है। जायसंग गाड़ी में वापस आ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो जीपीएस के थ्रू ह्यून-वुक के घर पहुंच जाता है। रीना अपनी एम्बुलेंस में ह्यून-वुक को उसके घर छोड़ने जा रही थी। रीना उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। ह्यून-वुक के पास जो भी जायसंग के डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्हें देखकर रीना को बताता है कि मेरी एज शायद 32 है। रीना ये सुनकर बहुत ही शॉक हो गई थी क्योंकि ह्यून-वुक तो ज्यादा एज का दिखता था। अब जायसंग ह्यून-वुक के फ्लैट में पहुंच गया था जो बहुत ही बड़ा था। ये देखकर जायसंग हक्का बक्का रह गया था। वहाँ पर कुछ पुलिस के कपड़े थे जिससे जायसंग को लगता है कि शायद ह्यून-वुक एक कॉप है। रीना ह्यून-वुक को उसके घर ले आती है जो बहुत ही गंदा था। वहाँ पर ह्यून-वुक को जली हुई फोटोज मिलती हैं जिसे देखकर वो रीना से कहता है कि शायद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की होगी पर मैं कर नहीं पाया। रीना को किसी काम से वहाँ से जाना पड़ता है और वो ह्यून-वुक को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में पैसे पे कर देना और ऐसी हरकत दोबारा मत करना। जैसे ह्यून-वुक के घर उसका टेलीविजन ऑन करता है जिसमें उसे किसी लड़की की रिकॉर्डिंग्स दिखती है। जायसंग उसे बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि शायद उसे वो लड़की पसंद आ गई थी। ह्यून-वुक जायसंग के घर को अच्छी तरह साफ कर देता है और एक डायरी में वो सब लिखता है जो उसे पता था। ह्यून-वुक अपनी बिल्डिंग के लोगों से मिलने जाता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वो फिर से ट्राई करता है तो एक इंडियन आदमी दरवाजा खोलता है। पहचाना आप सबने, ये वही इंडियन एक्टर है जिसने स्क्विड गेम में अली का रोल प्ले किया था, पर वो भी उसकी कोई बात सुने बिना ही दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय ह्यून-वुक को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है।
जो बहुत ही चिल्ला रहा था। ह्यूनवुक उसे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो, मैं रूफ टॉप पर रहता हूँ। पर वो आदमी तो चिल्लाई ही जा रहा था और वो उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है, पर ह्यूनवुक उसे बुरी तरह मारता है और बाद में उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जायसंग जो ह्यूनवुक के घर आराम कर रहा था, उसे कैमरा में वो लड़की दोबारा दिखती है, पर वो अपने आप को चाकू मार लेती है जो नकली था। पर जायसंग सच्ची डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करी थी। रीना फिर से जायसंग के घर आती है और उसे पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो। ह्यूनवुक उसे बताता है कि मैं वो सब कुछ लिख रहा हूँ जो मुझे पसंद और नापसंद है। रीना उसे पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला। ह्यूनवुक उसे कहता है कि मुझे सफाई बहुत पसंद है और मैं नाइफ भी अच्छा चलाता हूँ। रीना को एक आइडिया आता है और वो ह्यूनवुक को अपने साथ ले जाती है। रीना ह्यूनवुक को अपनी मॉम के पास ले आई थी जिनकी एक फूड शॉप है। रीना अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज आप ह्यूनवुक को जहाँ पर काम करने दीजिए, पर वो नहीं मानती। तो रीना उनसे कहती है कि इस आदमी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए हैं। ये सुनकर रीना की मॉम मान जाती है। जायसंग को ह्यूनवुक के घर कुकीज के डिब्बों में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो उनसे बहुत सारा खाना मंगवाता है और वाइन पीने के लिए एक बॉटल को उठाता है, जिससे एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है। इस सीक्रेट रूम में बहुत सारी अजीब सी चीजें थी, जैसे मोबाइल फोन्स और आईडी कार्ड्स, और उस कैमरा वाली लड़की की तस्वीरें भी थी। वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम युंजू है। युंजू के साथ वहाँ पर कुछ और आदमियों की भी फोटोग्राफ्स थी। वहाँ पर न्यूज़ कटिंग्स पर लिखा था युंजू के पास कोई पेन ड्राइव है और वो उसे लेकर गायब हो गई थी, जिसमें केस के कुछ जरूरी सबूत थे। जायसंग को लगता है कि ह्यूनवुक सच में एक कॉप है और वो इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, और शायद अभी ये लड़की बहुत मुसीबत में होगी क्योंकि ह्यूनवुक तो अपनी याददाश्त खो चुका था। जायसंग फैसला करता है कि अब वो खुद युंजू को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो उसकी लोकेशन चेक करने की कोशिश करता है। रिकॉर्डिंग्स में उसे वही डिलीवरी मैन दिखता है जिसने जायसंग के रूम में भी फूड डिलीवर किया था, तो वो उन सभी रूम्स के नंबर्स को लिख लेता है जहाँ पर उस डिलीवरी मैन ने फूड डिलीवर किया था। उसके बाद वो एक वर्कर बनकर उन सभी रूम्स को चेक करता है, पर उसे युंजू नहीं मिलती। तभी युंजू भी अपने बर्तन बाहर रख देती है, पर जायसंग तो वहाँ से जा चुका था। घर वापस आते ही जायसंग को रूफ टॉप से कुछ आवाजें आती हैं, तो उसकी नजर रिकॉर्डिंग्स पर पड़ती है, जिससे जायसंग को पता चलता है कि ये सब उसी मूवमेंट्स की आवाजें हैं जो युंजू कर रही थी। अब जायसंग युंजू को हेलो करने जाता है। ह्यूनवुक जो रीना की मॉम की फूड शॉप में काम करने लगा था, उसकी फूड कटिंग स्किल्स से सभी कस्टमर्स बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। अब तो उनकी फूड शॉप पर कस्टमर्स की लाइन ही लगी रहती थी। अपने घर पर ह्यूनवुक कैलेंडर चेक करता है, जिसमें जायसंग ने 24 डेट के नीचे 7 AM शिनवॉन स्टेशन लिखा था। नेक्स्ट डे ह्यूनवुक कैलेंडर के अकॉर्डिंग शिनवॉन स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो जायसंग का नाम पुकार रहा था। ह्यूनवुक उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ही जायसंग हूँ, तो वो आदमी उसे अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाता है। ह्यूनवुक को तो कुछ भी याद नहीं, इसलिए वो वहाँ के लोगों की बात मानकर एक्टिंग करने लगता है, पर वो बहुत सारी सीधी हरकतें करता है, तो डायरेक्टर उसे हर शॉट से बाहर निकाल देते हैं। युंजू हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि मैं 1 महीने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। जायसंग उनकी सारी बातें सुन लेता है क्योंकि अब वो हर जगह युंजू का पीछा ही करता रहता था। युंजू हॉस्पिटल से जाने ही वाली होती है कि कोई आदमी उसका पीछा करने लगता है, तो जायसंग उसे अपने साथ भगाकर ले जाता है और वो दोनों ह्यूनवुक की गाड़ी में छुप जाते हैं। वहाँ पर जायसंग युंजू को अपना नाम ह्यूनवुक बताता है। शूटिंग खत्म होने के बाद एक आदमी सभी एक्टर्स को उनके पैसे दे रहा था। ह्यूनवुक उस आदमी को कहता है कि क्या मैं 1 मिनट ये लिस्ट देख सकता हूँ। लिस्ट से ह्यूनवुक को जायसंग के फादर का एड्रेस पता चलता है। ह्यूनवुक जायसंग के फादर के सैलून पहुंच जाता है, जहाँ पर जायसंग के फादर से उनका कस्टमर उनके बेटे की तारीफ करता है कि आपका बेटा तो बहुत ही हैंडसम है और आपने तो कहा था कि वो एक एक्टर भी है। ह्यूनवुक तो अपने आप को जायसंग समझता था, इसलिए उसे लगता है कि ये दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रहे होंगे। जायसंग के फादर जायसंग के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वही कैलेंडर पर ह्यूनवुक को कुछ लिखा नजर आता है। वहाँ पर जायसंग के फादर ने 100 डे प्रेयर की स्टार्टिंग डेट को मार्क किया था और ये भी लिखा था कि जायसंग बहुत ही जल्दी लेजी हो जाता है अगर मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट ना हो तो। ये देखकर ह्यूनवुक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ह्यूनवुक अपने आप से कहता है कि डैड मैं स्टार जरूर बनूंगा। असल में वो दोनों तो जायसंग की पिक्चर को देखकर बातें कर रहे थे। ह्यूनवुक रीना की मॉम की फूड शॉप में आता और उसे उदास देखकर रीना उसे पूछती है कि क्या हुआ। ह्यूनवुक उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं एक्सीडेंट से पहले एक्टिंग करता था। दूसरी तरफ जायसंग युंजू पर नजर रख रहा था और युंजू बैग पैक कर बाहर जा रही थी, तो जायसंग फिर से उसके पीछे चला जाता है। युंजू बाहर आकर एक जगह पर खड़ी हो जाती है और कुछ देर वेट करने के बाद वो घर वापस आकर नेक्स्ट थर्सडे को मार्क कर देती है। एक तरफ ह्यूनवुक एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ जायसंग युंजू का बहुत ध्यान रख रहा था। एक्चुअली ये दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे का रोल प्ले कर रहे थे। डायरेक्टर को एक्टिंग सीन के लिए एक वॉलंटियर चाहिए था, तो ह्यूनवुक अपना हाथ उठा देता है। ह्यूनवुक को मेन एक्टर के बॉडीगार्ड का रोल मिलता है। शूटिंग शुरू होती है पर
पर ह्यून-वुक तो मेन एक्टर को लड़ने ही नहीं देता क्योंकि वो अपने आप को सच्ची बॉडीगार्ड मानने लगा था। उसकी इस हरकत से एक्टर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर डायरेक्टर को ह्यून-वुक की एक्टिंग स्किल्स बहुत ही पसंद आती है, तो वो उसे नेक्स्ट सीन में बॉस का राइट हैंड मैन बनने का रोल ऑफर करते हैं। युनजो फिर नेक्स्ट थर्सडे उसी सेम जगह अपना लगेज लेकर आती है, पर हमेशा की तरह वहाँ कोई नहीं आता। इस बार ह्यून-वुक को एक लाइन बोलने को मिलती है, पर वो लाइन का कुछ पार्ट भूल जाता है। फिर भी डायरेक्टर को ये बहुत पसंद आता है। डायरेक्टर ह्यून-वुक से बहुत सारे एक्शन सीन्स परफॉर्म करवाते हैं। ये सारे सीन्स टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं और फूड शॉप पर रीना, उसकी मॉम और बाकी कस्टमर्स इसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। धीरे धीरे युनजो और जायसंग भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जायसंग को घर पर किसी किम नाम के आदमी की कॉल आती है जो उसे अपने केस के बारे में पूछता है। असल में ये कॉल तो ह्यून-वुक को आई थी, पर किम को इस बात का पता नहीं था कि कॉल पर जायसंग बात कर रहा है। तो युनजो के बारे में कुछ बात करने के लिए किम जायसंग को किसी जगह मिलने बुलाता है। जायसंग उनसे मिलने जाता है और ये वही 4 लोग थे जिनकी तस्वीरें हमने ह्यून-वुक के घर उसके सीक्रेट रूम में देखी थी। वो जायसंग को बताते हैं कि हमने जो आपको युनजो को मारने का काम दिया था वो आप कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जायसंग पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जायसंग को पता चल गया था कि ह्यून-वुक कोई कॉप नहीं बल्कि एक किलर है जो युनजो को मारने के लिए उस पर नजर रख रहा था। ये पता चलने पर जायसंग को ह्यून-वुक पर बहुत गुस्सा आता है। आज ह्यून-वुक की शूटिंग का लास्ट सीन होता है। शूट करते टाइम मेन एक्टर ह्यून-वुक को सच में मारने लगता है, क्योंकि ह्यून-वुक को सब पसंद करते थे, इसलिए वो उससे जेलस था। वो ह्यून-वुक के सर पर एक स्टिक भी मारता है जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर ह्यून-वुक ठीक था। सब लोगों को ह्यून-वुक इतना पसंद था कि डायरेक्टर ह्यून-वुक को शूटिंग पर वापस ले आते हैं। डायरेक्टर ह्यून-वुक को बुलाकर उससे कहते हैं कि सभी लोगों को तुम्हारी एक्टिंग इतनी पसंद है कि हमें तुम्हें वापस शूट पर बुलाना ही पड़ा और अब से तुम बॉस का रोल प्ले करोगे। सब ह्यून-वुक के साथ फोटो खिंचा रहे थे और जायसंग दूर से खड़ा उसे देख रहा था और फिर उसका पीछा करने लगता है, पर ह्यून-वुक को पता चल जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ के बाद जायसंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जायसंग अपने लिए एक नया फ्लैट खरीद लेता है। शूट पर ह्यून-वुक से लव सीन सही तरह परफॉर्म नहीं हो रहे थे, तो घर पर आकर वो रीना से कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ ताकि मैं लव इमोशंस को फील कर सकूं। तो बस रीना उसे किस कर लेती है और अगले दिन ह्यून-वुक शूट पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। युनजो फिर से अपना सामान लेकर उसी जगह आ जाती है और वहाँ पर जायसंग आकर उसे कहता है कि तुम जिसका वेट कर रही हो वो नहीं आएगा और अच्छा ही होगा कि वो ना आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो तुम्हें बहुत ही खतरा हो सकता है। युनजो से कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो जायसंग उसे झूठ कह देता है कि मैं एक कोप हूँ और मुझे तुम पर नजर रखने का ऑर्डर मिला है और अब मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ उन चारों आदमियों के बॉस को पता चल जाता है कि जायसंग और युनजो अब एक साथ हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि जायसंग ह्यून-वुक है जिसे उन्होंने युनजो को मारने के लिए हायर किया था। बॉस अब अपने चारों आदमियों को उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। अब ये चारों आदमी अपने आदमियों को कॉल करते हैं जायसंग और युनजो को मारने के लिए, पर वो सारे मैसेजेस ह्यून-वुक के घर पर रखे मोबाइल पर ही आते हैं। शायद ह्यून-वुक अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता था, इसलिए उसके घर बहुत सारे मोबाइल्स और आईडी कार्ड्स थे। ह्यून-वुक, रीना और रीना की सारी फैमिली एक साथ पिकनिक जाते हैं, जहाँ पर वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। घर वापस आते टाइम ह्यून-वुक को बहुत सारे लोग दिखते हैं जिनके हाथ में लगेज बैग्स थे। ये देखकर ह्यून-वुक को सब याद आ जाता है। अब ह्यून-वुक अपने फ्लैट में जाता है जहाँ पर उसे वो सब मैसेजेस मिलते हैं जो उन चारों आदमियों ने उसे भेजे थे और साथ में युनजो की फोटो भी थी। ह्यून-वुक को कैमरा में जायसंग दिखता है जिससे उसे हॉस्पिटल वाला सीन याद आता है जहाँ पर वो जायसंग से पहली बार मिला था। ह्यून-वुक अपनी कार के जीपीएस के जरिए जायसंग के नए फ्लैट पर पहुंच जाता है जहाँ पर युनजो भी थी। जायसंग दरवाजा खोलता है और ह्यून-वुक को देखकर बहुत डर जाता है और युनजो को वहाँ से भागने को कहता है। युनजो ह्यून-वुक से कहती है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया पर तुम तो आए ही नहीं। जायसंग फिर से युनजो को कहता है कि ये एक किलर है और तुम यहाँ से भाग जाओ। ह्यून-वुक जायसंग पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत हो गया और वो युनजो से कहता है कि तुम अब्रॉड चली जाओ। युनजो मना कर देती है तो ह्यून-वुक उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ रहकर मरना चाहती हो, क्योंकि उन लोगों ने दूसरे किलर्स हायर करने शुरू कर दिए हैं तुम दोनों को मारने के लिए। ह्यून-वुक जायसंग से कहता है कि इतने दिनों में तुम्हें मेरे बारे में सिर्फ यही पता चला कि मैं एक किलर हूँ। अब हमें ह्यून-वुक का असली काम पता चलता है। ह्यून-वुक एक अच्छे किलर का काम करता था। जैसे कोई अगर किसी को मरवाना चाहता है तो ह्यून-वुक विक्टिम से मिलकर एक डील फिक्स करता था। डील ये होती थी कि विक्टिम एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता है कि नहीं। ज्यादातर लोग तो इस बात के लिए मान जाते थे, तो ह्यून-वुक उनका फेक मर्डर करके उन्हें किसी दूर जगह छोड़ आता था। इसलिए ह्यून-वुक युनजो पर हर समय ध्यान रखता था ताकि किसी को भी उसकी लोकेशन का पता न चले और वो युनजो को प्रोटेक्ट कर सके। ह्यून-वुक ने युनजो को ये भी समझाया था कि तुम्हें अपनी डेथ को बिल्कुल रियल दिखाना है, इसलिए युनजो वो सभी अजीब सी हरकतें किया करती थी। प्रेजेंट में ह्यून-वुक युनजो से कहता है कि अब तुम्हें अब्रॉड जाना ही होगा, तो युनजो कहती है कि अब मेरे साथ साथ तुम्हें जायसंग को भी बचाना होगा।
जायसंग युनजो से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो वैसे भी किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता और अगर मैं गायब भी हो जाता हूँ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। युनवुक जायसंग से कहता है कि सच में तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, और क्या तुम्हारे डैड को भी यही लगता है? जायसंग उससे पूछता है कि तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? युनवुक उसे पूरी बात बताता है कि तुम्हारे डैड वो हर शो देखते हैं जिसमें तुम होते हो और वो हर रोज प्रे करते हैं कि तुम एक बड़े एक्टर बन जाओ, और तुम्हें फिर भी लगता है कि ये जिंदगी किसी काम की नहीं। और मैं जब तुम्हारे उस छोटे से घर पर रहा तो मैंने उस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश की जो मेरी थी भी नहीं, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कितनी खुशी की बात होती है जब कोई आपकी ड्रीम को सपोर्ट करता है। मैं इन सभी चीजों के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। जायसंग ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है। युनवुक कहता है कि चलो अब हम तीनों गायब हो जाते हैं, और वो दूसरा किलर बनकर उन आदमियों को कॉल करता है और उन्हें रात को 9 बजे एक जगह बुलाता है, और वो भी 1 मिलियन रुपीज के साथ। युनवुक, जायसंग और युनजू एक साथ प्लान बनाते हैं कि कैसे ये सारी किलिंग को फेक होने के बावजूद रियल दिखाएंगे ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए। रात को रीना युनवुक के कमरे में आती है और युनवुक उससे कहता है कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है और मेरी मेमोरी भी वापस आ गई है, पर मैं जो करता हूँ वो शायद पूरी तरह सही नहीं है और मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानती थी, इसलिए मुझे जाना होगा। रीना उससे कहती है कि क्या वो सारे पल जो तुमने मेरी और मेरी फैमिली के साथ बिताए वो तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ, पर तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। ये कहते ही रीना वहाँ से चली जाती है और अपनी एम्बुलेंस में बैठकर रोने लगती है। तभी रीना को युनवुक दिखता है जो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था, तो रीना उसका पीछा करती है। अब हम जायसंग को देखते हैं जिसने युनजू को पकड़ा हुआ था, और वो युनजू को चाकू मार देता है और पेन ड्राइव उन लोगों को दे देता है। तभी वहाँ पर युनवुक दूसरा किलर बनकर आ जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग जायसंग और युनवुक के बीच बहुत लड़ाई होती है, पर इसी बीच वहाँ रीना आ जाती है और उसे बचाने के लिए युनवुक जायसंग से उसे चाकू मारने के लिए कहता है, और जायसंग उसे चाकू मार देता है। और प्लान के ही अकॉर्डिंग ऊपर से एक बड़ा सा कंटेनर आकर उन तीनों पर गिर जाता है। एक आदमी कंटेनर के पास जाता है और जायसंग कंटेनर के अंदर से ब्लड की सप्लाई ऑन कर देता है और बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है। उन सभी लोगों को लगता है कि शायद ये सब मर गए और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कंटेनर के अंदर रीना रोती हुई युनवुक से कहती है कि तुम्हें चोट लगी होगी, मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी। युनवुक उसे बताता है कि ये सब फेक था और मैं तुम्हें बाकी सारी बात बताता हूँ। कंटेनर के बाहर आकर युनजू और जायसंग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और युनजू जायसंग को किस कर लेती है। एम्बुलेंस में बैठकर युनवुक रीना से सॉरी कहता है और उसे अपनी असली एज भी बताता है कि मेरी उम्र 45 इयर्स है। ये सुनकर रीना फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि उनका एज डिफरेंस काफी था, और वो उसे अपना असली नाम भी बताता है। इसके बाद रीना युनवुक को अपना शूट पूरा करने के लिए शूटिंग वाली जगह पर ले जाती है। इस सीन में ये था कि युनवुक को एक्ट्रेस को छोड़कर जाना है, पर युनवुक स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करता और अपनी तरफ से डायलॉग बोलने लगता है। जो वो बोल तो एक्ट्रेस को रहा था, पर वो सारे वर्ड्स रीना के लिए थे। इन्हीं डायलॉग्स के जरिए युनवुक रीना को अपना प्यार जताता है और रीना मान जाती है। रीना के घर पर रीना की ग्रैंड मदर एक फैमिली ड्राइंग बनाती है जिसमें युनवुक भी था। युनवुक फिर से एक्टिंग करने लगा था और डायरेक्टर उसे बताते हैं कि आज तुम्हारे साथ शूट करने एक नया लड़का आएगा। तभी युनवुक के पास वो नया लड़का आता है जो जायसंग ही था। उसे देखकर युनवुक बहुत ही खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या अब तुमने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। जायसंग कहता है कि मैं तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुआ था, और दोनों के एक्शन सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में युनवुक और जायसंग दोनों के रोल्स चेंज हो गए थे। जायसंग को जिंदगी की वैल्यू समझ आ गई थी और युनवुक को पता चला कि किसी का साथ होना कितना जरूरी है। हमें इस मूवी से एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली कि जिंदगी कभी भी बेकार नहीं होती और हमें इसे फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्या पता आपकी जिंदगी कब बदल जाए और कोई इंसान आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाए। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 स्टार्स है और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। आप सबको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही मजा आएगा और आप कैरेक्टर से पर्सनली अटैच हो जाओगे। तो अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।